नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए अपने मूल बिंदु पे आते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने संसद के संदर्भ में पढ़ा। संसद का पार्ट 1 का जो भाग पढ़ा था हमने, आज हम लोग संसद के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। भाग 1 में हम लोगों ने लोकसभा के संदर्भ में पढ़ा था, आज हम लोग राज्यसभा के संदर्भ में देखेंगे। ये जो भाग 5 आपका है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया है कि ये काफ़ी लंबा सेगमेंट है। यह आर्टिकल 52 से शुरू होता है और 151 तक ये जाता है। ठीक है, 151 अनुच्छेद तक ये भाग 5 जो है अपने आप में समाहित किए हुए हैं। इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें विशेष तौर से बताई गई हैं, जिसमें आपको संघीय कार्यपालिका के संदर्भ में बताया गया है, जिसके आपने 4-5 वीडियोज़ आपने देखे। देन इसके बाद विधायिका के संदर्भ में हम लोग आज पढ़ रहे हैं। कल लास्ट जो वीडियो था संसद के बारे में, वो विधायिका का पहला वीडियो हमारा था। आज हमारा विधायिका का दूसरा वीडियो होगा। देखिए, किसी भी संसदीय शासन तंत्र में मैंने आपको बताया है कि 3 इकाइयाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो विधायी संस्था जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण संस्था होती है, दूसरी कार्यपालिका होती है और तीसरी आपकी न्यायपालिका होती है। तो हम लोगों ने अभी तक कार्यपालिका के संदर्भ में पढ़ लिया, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल के बारे में हम लोगों ने जाना। ये तो आपके कार्यपालिका के आधार स्तंभ रहे हैं। और हम जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा वो विधायिका के संदर्भ में देख रहे हैं हम लोग। विधायिका एक ऐसी संस्था होती है, किसी भी राष्ट्र की विधायिका एक ऐसी संस्था है जो कि विधि निर्माण करने का कार्य करती है। तो जो संस्था किसी राष्ट्र में विधि निर्माण करने का कार्य करेगी तो डेफिनेटली वो संस्था क्या अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती होगी। तो जैसा कि मैंने इसमें आपको बताया, तो विधायिका का जो रोल है वो संविधान को निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जो समय के साथ जो संविधान में परिवर्तन की ज़रूरत महसूस होती है उसे पूरा करने का कार्य कौन करता है? विधायिका करती है। विधायिका समय की मांग को ध्यान में रखते हुए, व्यक्ति की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अपने मूल संविधान में कुछ फेरबदल करती रहती है, कुछ परिवर्तन करती है, पुरानी चीज़ों को वो हटाती रहती है, नई जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसे अपने संविधान में मेंशन करती है। ये विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। विधायिका के ऑलमोस्ट जो भी कंट्रीज़ हैं उसमें 2 सदन हुआ करते हैं। एक उच्च सदन होता है, दूसरा निम्न सदन होता है। लगभग कमोबेश हर कंट्री में यही स्थिति होती है। उच्च सदन अस्थायी सदन के रूप में कार्य करता है और निम्न सदन जो होता है वह अस्थायी सदन के रूप में कार्य करता है। और मोस्टली जो है निम्न सदन जो होता है वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होकर के आते हैं। और जो उच्च सदन होता है उसके जो प्रतिनिधि होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुन करके आते हैं। ऑलमोस्ट यही व्यवस्था होती है। ये तो मैं बात कर रहा हूँ सभी देशों में कमोवेश की स्थिति का कह रहा हूँ। जब सभी देशों में ऐसा है तो भारत में भी ऐसी ही व्यवस्था है। जैसे हमारे यहाँ देखते हैं कि अगर हम बात करें राष्ट्रपति महोदय की, तो हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति महोदय के टॉपिक में हम लोगों ने जो पढ़ा था और उपराष्ट्रपति महोदय का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये दोनों के जो चुनाव होते हैं यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते हैं, यह अप्रत्यक्ष रूप में होते हैं। आनुपातिक प्रणाली के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। जैसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रक्रिया चलती है वो इसी तरह से उच्च सदन में भी प्रक्रियाएं चलती हैं। उच्च सदन के जो प्रतिनिधि होते हैं वो ऑलमोस्ट सीधे नहीं चुने जाते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से ही चुने जाते हैं, यानी कि प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने जाते हैं। जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो इसी तरह से हमारा राज्यसभा का, जैसे हमारे भारत में भी 2 संस्थाएँ हैं, 2 विधायी निकाय हैं। 2 विधायी निकाय मिलकर के ही संविधान का निर्माण करती हैं। पहला विधायी निकाय हमारा लोकसभा है, दूसरा हमारा राज्यसभा है। और अगर हम देखें तो दोनों ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो जनता का जो प्रतिनिधित्व होता है वो प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा में होता है और जनता का जो अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होता है, यानी प्रतिनिधियों के माध्यम से जो प्रतिनिधित्व होता है वो राज्यसभा में होता है। लास्ट डे हम लोगों ने देखा था कि
अनुच्छेद 79 जो कहता है वो संसद के गठन के बारे में बताता है, और अनुच्छेद 80 जो कहता है वह राज्यसभा के संदर्भ में गठन के बारे में बताता है, और अनुच्छेद 81 जो कहता है वह लोकसभा के गठन के बारे में कहता है। तो अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन के बारे में हम लोगों ने विशद रूप से चर्चा की थी। वो टॉपिक्स जो हैं काफ़ी लंबे हैं, इन सब टॉपिक्स के ये है बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, लेकिन इसमें से कमोबेश लगभग काफ़ी कुछ चीज़ें हमने आपको उसमें बता दी थी। आज हम लोग राज्यसभा के बारे में चर्चा करेंगे। राज्यसभा का टॉपिक आज हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 80 के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एक ऐसा सदन है कि जहाँ के प्रतिनिधियों का जो निर्वाचन होता है वह प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं होता है, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ का चुनाव होता है। अब जनता के प्रतिनिधियों में कौन से प्रतिनिधि इनके चुनाव में भाग लेते हैं, तो आप जान लीजिए कि प्रत्येक विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वही इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, जैसा कि राष्ट्रपति, एक बार हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे आप लोगों के ब्रेन को कि शायद आप लोग उसको याद कर लिए होंगे अभी तक कि कौन कौन से लोग उसमें शामिल हैं। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में आपने देखा था कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल थे। ठीक है, और सभी राज्यों की जो विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हुआ करते थे वो इसमें शामिल हुआ करते थे। कोई भी मनोनीत सदस्य ना तो लोकसभा का या राज्यसभा का कोई मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेता था राष्ट्रपति के निर्वाचन में, और ना ही किसी विधान परिषद का सदस्य भाग लेता था, ना ही विधानसभा का कोई मनोनीत सदस्य भाग लेता था। सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, और दिल्ली और पुदुचेरी के भी सभी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते थे। ये राष्ट्रपति महोदय के बारे में था। उपराष्ट्रपति महोदय में आपने देखा था कि राज्यों की विधानसभाओं के प्रतिनिधि उसमें शामिल नहीं होते थे, उसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी प्रतिनिधि शामिल होते थे, चाहे वो मनोनीत सदस्य हों चाहे वो अस्थायी सदस्य हों। ठीक है, निर्वाचित सदस्य ही शामिल निर्वाचित सदस्य भी होते थे और मनोनीत सदस्य भी भाग लेते थे, यानी सभी सदस्यों लेते थे भाग। लेकिन नहीं, राज्यसभा की अगर हम बात करेंगे तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, तो इस निर्वाचन में जितने भी विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं के सदस्य लोग इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, इनका जो चुनाव होता है, चूंकि ये अस्थाई सदन है तो ये कभी विघटित नहीं होता है, मतलब ये अस्थायी रूप से कभी इसका विघटन नहीं होता है। ये जब से इस्टेब्लिश हुआ है तब से लेकर के आज तक और आदिकाल तक, जब तक ये भारतीय संविधान रहेगा तब तक ये व्यवस्था, अगर कोई फेरबदल परिवर्तन नहीं किया जाता है तो ये व्यवस्था बनी रहेगी कि ये एक अस्थायी सदन है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, इसके मेंबर 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर्ड होते हैं, और जब रिटायर्ड होंगे तो इसका मतलब है 1/3 सदस्यों का प्रत्येक 2 वर्ष बाद निर्वाचन होता है। तो चाहे आप ये सदिश रूप में कह सकते हैं कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है, या कहिए प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, और अवकाश ग्रहण करने की स्थिति में जो सीटें रिक्त होती हैं उस जगह पे पुनर्निर्वाचन होता है। तो ये तो बात रही इनके निर्वाचन के सिस्टम के बारे में, यानी कि जनता का यहाँ सीधे प्रतिनिधित्व नहीं होता है, जनता सीधे प्रतिनिधित्व नहीं करती, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। और राज्यसभा मूल रूप से करती क्या है? राज्यसभा मूल रूप से राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, और इसकी जो चुनाव की जो व्यवस्थाएं हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की हैं लोकसभा के अपेक्षा। लोकसभा में प्रयास ये किया जाता है प्रत्येक राज्यों का प्रतिनिधित्व समान हो, जैसे प्रत्येक राज्यों में ये प्रयास किया जाता है कि लगभग करीब में जनसंख्या का जो रेशियो है हर राज्य में अलग अलग है, तो वहाँ पर लोकसभा में प्रयास किया जाता है कि सबका एक मत जो मूल्य हो, यानी कि किसी राज्य के में जो मत हैं, जनसंख्या है, उस हिसाब से जो मत मूल्य निकलता है उसी हिसाब से उसको बैलेंस करने का लोकसभा में प्रयास किया जाता है। लेकिन राज्यसभा में बिल्कुल कमोवेशी स्थिति से अपोजिट है। राज्यसभा में वे राज्य जिनकी जनसंख्या अधिक है वो अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें सिस्टम इस रूप में चलता है कि प्रत्येक राज्य में जो किसी भी राज्य के बारे में अगर आप राज्यसभा की सीटों का निर्धारण करेंगे तो उसमें एक पद्धति यूज की जाती है। पद्धति यह है कि प्रत्येक 50 लाख की जनसंख्या में, प्रत्येक किसी राज्य की 50 लाख की जनसंख्या तक प्रत्येक प्रतिनिधि का चुनाव 10-10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। यानी कि मान लो किसी राष्ट्र में 1 करोड़ की मतलब किसी राज्य में 1 करोड़ की जनसंख्या है, 1 करोड़ में जो 50 लाख की जो जनसंख्या होगी, 50 लाख की जनसंख्या के लिए प्रत्येक 10-10 लाख पे एक प्रतिनिधि चुने जाएंगे।
ठीक है। और उसके बाद के जो जनसंख्या यानी शेष 50 लाख, उसमें क्या करेंगे, 50 लाख के बाद 20-20 लाख पर एक प्रतिनिधि चुनेंगे। तो बहुत बारीकी से इस बात पर ध्यान रखिएगा। तो उस स्थिति में जो जिन राज्यों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये राज्य क्या जनसंख्या का अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या भी अधिक होगी। और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या करते हैं, अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। और राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उस पर कमोवेश इनका बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा रहता है, भाग लेते हैं इसमें। और जैसे अनुच्छेद 249 है और अनुच्छेद 312 है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संदर्भ में है। तो जैसे ही कोई अखिल भारतीय सेवाएं नई सेवा शुरू की जाती है तो उसको शुरू करने का अधिकार और राइट जो है वो राज्यसभा को ही प्राप्त है। राज्यसभा के बिना सहमति के अखिल भर्ती से नई भर्ती का सृजन नहीं किया जा सकता। नई भर्ती मतलब नए पद की भर्ती का मतलब यहाँ पे सेंस है। यहाँ पर जैसे अभी आप लोग देखते हैं IAS देखते हैं, IFS देखते हैं, ठीक है। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है, जैसे एक अलग एक सेगमेंट हो जाता है। और एक IAS जो सेगमेंट होता है वो एक अलग सेगमेंट होता है, जिसमें से IFS निकलते हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एक अलग है और IFS जो मैं कह रहा हूँ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अलग है। तो जो इंडियन मतलब यानी वन सेवा, भारतीय वन सेवा जैसे कहते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा एक अलग निकाय है, भारतीय वन सेवा अलग निकाय है। जिसी तरह से IPS है, भारतीय पुलिस सेवा एक अलग निकाय है। तो इस तरह से अगर किसी अखिल भारतीय पद का सृजन करना है तो इसके लिए अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा ही गठित कर सकती है, न कि लोकसभा, ठीक है। तो कुछ एक विशेष क्वालिटी है, चूंकि ये देखिए राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्यों के गठन और के संदर्भ में, किसी राज्य के विघटन के बारे में, किसी के नामकरण को बदलने के लिए, तो राज्यसभा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि वो राज्यसभा के प्रतिनिधि राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उसके विरोध और समर्थन की स्थिति में वे राज्यसभा में आ जाते हैं। तो कुछ बात मैंने बताई आपको कि जैसे मैंने बताया कि कोई भी ऐसा कोई विषय है कि राज्य सूची का कोई ऐसा विषय है जो राष्ट्रीय महत्व का विषय है। तो राष्ट्रीय महत्व के विषय को निर्धारित कैसे किया जाएगा, कौन सा विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो अनुच्छेद मैंने अभी आपसे जिक्र किया, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा ही निर्धारित करती है कि कौन सा राष्ट्रीय महत्व का विषय है, ठीक है। तो कुछ एक बातें थी राज्यसभा की थोड़ी शक्तियों के बारे में। आइए जानते हैं राज्यसभा के सदस्यों के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं और वर्तमान समय में कितने सदस्य हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो 250 है, आपको पता ही है। ये तो आपके अधिकतम सदस्यों की संख्या। लेकिन देखिए हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो देखा है बच्चों, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगर आप समझना चाहते हैं अच्छी तरह से अगर लोकसभा और राज्यसभा को, तो पिछले वीडियो को जरूर देखिए आप, तब आपको उसको समझ में आएगा कि कैसे इसमें क्या हो रहा है। जैसा कि मैंने उसमें जिक्र किया था कि 71वीं जो 1971 की जो जनगणना के आधार पर ही आज ही के बाद जो परिसीमन हुआ था, उस परिसीमन के आधार पर जो सीटें निर्धारित की गई थी उन्हीं के आधार पर आज भी चुनाव होते चले आए हैं। मैंने इसके बारे में आपको बहुत विशद रूप से उसमें चर्चा की है। आप लोग देखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन, फिर उसके बाद 84वां संविधान संशोधन 2001 वाला, ठीक है, ये सारे विषय इसमें क्या क्या किया गया, इसको एक्सटेंड करके 2026 तक इसको किया गया। मैंने सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई, तो मैं यहाँ जिक्र नहीं करूँगा उसके बारे में, आप लोग उस वीडियो को देखिएगा। तो उसमें क्या होता है कि कुछ राज्यसभा की विशेष शक्तियां जो दी गई हैं, तो उसके बारे में अब सदस्यों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कितने सदस्य क्या हैं। अधिकतम सदस्यों की संख्या मैंने भी आपको जिक्र किया, अधिकतम 250 सदस्य हैं। अब 250 सदस्यों में से कितने सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कितने सदस्य जो आपके हैं किन क्षेत्रों शासित प्रदेशों से आते हैं, यानी निर्वाचित। ये पहले तो क्लासिफिकेशन इसका दो रूप में होगा, एक तो निर्वाचित सदस्यों का, दूसरा मनोनीत सदस्यों का। तो देखा था आपने जैसे लोकसभा के बारे में देखा था कि निर्वाचित सदस्य और एक मनोनीत सदस्य। तो यहाँ पर भी निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्यों के बारे में पहले बात करते हैं और बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 लिखी गई है और वास्तविक सदस्यों की संख्या 245 रखी गई है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ पहले अधिकतम सदस्यों की संख्या 250। तो 250 सदस्य जो होते हैं, आधे सदस्य मतलब जो है इसमें निर्वाचित सदस्य होते हैं, फिर मनोनीत सदस्य होते हैं। तो आप जान लीजिए कि 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं। ये 4 क्षेत्रों से आते हैं, कला है, साहित्य है, विज्ञान है और
खेल से संबंधित जो है समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं। तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से ये 12 सदस्य चुने जाते हैं। ये नॉमिनेटेड होते हैं, ये मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। ठीक है, तो एक तो मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है जो कि 12 सदस्य होते हैं। दूसरा निर्वाचित सदस्यों की संख्या के बारे में है। निर्वाचित सदस्य जो होते हैं राज्यसभा में, वो अधिकतम सदस्यों की संख्या 238 होती है। 238 सदस्य क्या होते हैं, वो निर्वाचित होकर के आते हैं, हो सकते हैं, आ सकते हैं, आते हैं नहीं, आ सकते हैं। वर्तमान में कुछ स्थिति अलग है, मैं अधिकतम की बात यहाँ पहले हम लोग समझ रहे हैं जो संविधान में वर्णित है। तो 238 सदस्य जो हैं वो निर्वाचित होकर के आते हैं और इनमें से राज्यों से और केंद्र शासित 2 ही क्षेत्र हैं जहाँ से हमारे प्रतिनिधि चुन करके आएंगे। तो जो राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होगा। तो राज्यों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं जो मेंबर, वो 234 सदस्य। तो ध्यान से सुनिएगा, अधिकतम 234 सदस्य राज्यसभा के राज्यों से चुन करके आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने शब्द यूज कर लिया है 238। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 238 होती है। 238 में से 234 सदस्य क्या होते हैं, कहाँ से चुन करके आते हैं, आपके राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। और मैंने बताया ना किस व्यवस्था के हिसाब से कि 50 लाख तक की जनसंख्या में प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य होते हैं, और 50 लाख से अधिक अगर जनसंख्या उस राज्य की है तो प्रत्येक 20 लाख पर एक प्रतिनिधि निर्धारित किए जाते हैं। ये मैंने आपको समझाया है। तो निर्वाचित सदस्य 238 होते हैं, जिनमें से राज्यों से 234 सदस्य आते हैं चुन करके, और केंद्र शासित प्रदेशों से मात्र 4 सदस्य चुन करके आते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य आते हैं, मात्र 4 सदस्य चुन करके आते हैं। तो आपका यहाँ पर 34 और 4 38 हो जाएगा, यानी कि 238 सदस्य हमारे निर्वाचित होकर के राज्यसभा में आ सकते हैं अधिकतम। ध्यान से समझिएगा, ये अधिकतम सदस्यों की संख्या है, इतना हो सकता है, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। क्या नहीं है, क्योंकि सदस्यों की जो मैक्सिमम संख्या है 250 ना होकर के 245 ही की गई है 71वीं जनगणना के आधार पर। आपको पहले बात बता दी मैंने। ठीक है, तो 245 सदस्यों में से जो वर्तमान स्थिति जो भारत में राज्यसभा के सदस्यों की है वो 245 सदस्यों की है, जिनमें से 12 सदस्य हैं जो कि आपको मैंने बताया भी आपको कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से, यानी सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए क्षेत्र से चुन करके प्रतिनिधि आते हैं। 12 सदस्य वो मनोनीत होंगे। और बेटा निर्वाचित सदस्यों की संख्या वर्तमान में 233 ही है। वहाँ पर अधिकतम हो कितने सकते हैं, 38 हो सकते हैं, 238, यानी कि हमारे पास अभी 5 सदस्यों की संख्या कम है। क्यों, 245 यहाँ पर है और देखिए 250 है, यानी 5 का डिफरेंसेस है, यानी 5 सदस्यों की संख्या कम है। तो वर्तमान समय में 233 सदस्य, देखिए जो मनोनीत सदस्य हैं उनमें कोई कमी नहीं की गई। मनोनीत सदस्य जो साहित्य है, कला है, विज्ञान है और समाज सेवा के क्षेत्र हैं, 12 सदस्य, वो हम जितने होने चाहिए उतने निर्वाचित होकर के आते हैं। जैसे एंग्लो इंडियन में 2 होने चाहिए तो 2 आते हैं ये निर्वाचित होकर के। उसी तरह से तो ये आप करके आपका जो है निर्वाचित सदस्यों की संख्या में ही केवल कमी की गई है। तो निर्वाचित 238 हो सकते हैं अधिकतम, लेकिन 233 ही हैं वर्तमान में। जिनमें राज्यों का प्रतिनिधित्व जो करते हैं वो 229 का प्रतिनिधित्व होता है। 229 मेंबर जो हैं राज्यसभा के, वो क्या होते हैं, निर्वाचित होकर के आते हैं। कहाँ से आते हैं, राज्यों से निर्वाचित होकर के आते हैं 229। और बाकी बचते हैं शेष 4 सदस्य जो होते हैं वह केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। अब बहुत ही दिलचस्प बारीक बातें हैं। वहाँ पर आपने देखा था लोकसभा के संदर्भ में, देखिए फिगर भी है, मैं थोड़ा आपको यहीं पे समझा देता हूँ कंपैरिजन के तौर पे। मैंने कहा था क्या, केंद्र शासित प्रदेशों में से जो सदस्य होते हैं वो 13 सदस्य, यहाँ पर 20 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन इसमें से क्या 13 सदस्य ही निर्वाचित होकर के आते हैं। 7 दिल्ली से और 6 अन्य एक केंद्र शासित प्रदेशों से होकर के चुन करके आते थे। तो यानी कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व था वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या बात होगी कि दिल्ली और पुदुचेरी को छोड़ करके बाकी शेष जितने भी आपके मतलब जो है बचते हैं, यानी 5 जो आपके केंद्र शासित प्रदेश बचते हैं। हालांकि वर्तमान समय में अगर हम लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को ले लेंगे तो स्थिति बदल जाएगी, लेकिन हम पुराने आंकड़े के आधार पर ही अभी देखते हैं। तो जो 7 केंद्र शासित प्रदेश में से केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अभी छोड़ेंगे, अभी हम पुरानी बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, उन 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से बच्चों हम लोगों का केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश ही राज्यसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। वो कौन है, दिल्ली है और पुदुचेरी है। दिल्ली 3 सदस्यों के साथ प्रतिनिधित्व करता है राज्यसभा में, और
पुदुचेरी एक सदस्य के साथ प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा लक्षद्वीप है, दमन व द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दादर तथा नागर हवेली है, चंडीगढ़ है। ये जो तमाम सारे जो 5 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें जो है प्रतिनिधित्व जो होता है वो नहीं है राज्यसभा में। तो पूछ सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन अक्सर मोस्टली कूट में आते हैं जिनमें पूछता है कि किन केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है या है। तो है में सिर्फ पुदुचेरी में 1 सदस्य हैं राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं और दिल्ली में 3 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। और बाकी सारे जो स्टेट्स हैं, मतलब जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं, उनमें कोई प्रतिनिधि नहीं चुन करके जाते हैं राज्यसभा में। तो ये बात बहुत ही बारीकी से आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो दिल्ली से 3 सदस्य चुन करके आते हैं और पुदुचेरी से 1 सदस्य, तो 4 सदस्य आपके चुन करके आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से और 29 राज्यों से। तो अब ये 29 में हम अगर ऐड कर देंगे तो 233 की संख्या बन जाती है। तो 233 ये प्लस 12 मनोनीत सदस्य, तो ये दोनों ऐड करने के बाद 245 की संख्या हो जाती है। ये तो आपकी थी राज्यसभा के सदस्यों की संरचना। तो आप इसमें से जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन से सदस्य इसमें नहीं शामिल होते हैं, कौन से स्टेट के सदस्य नहीं शामिल होते हैं। शक्तियों के बारे में देखेंगे तो बहुत सारे राज्यों से संबंधित जितने भी विधेयक हैं वो राज्यों के नामकरण, उनके सीमाएं, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए, राज्य के महत्व के विशेष जो विषय हैं उनके लिए सारे कार्य राज्यसभा में ही होते हैं, ठीक है। राज्यसभा वरिष्ठ लोगों का सदन होता है, ठीक है। वित्तीय शक्ति इसके पास नहीं प्राप्त होती है, लेकिन बाकी और मोस्टली जो शक्तियाँ होती हैं वो लगभग लोकसभा के जैसे ही इसके पास शक्तियाँ भी होती हैं। तो ये तो राज्यसभा के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपकी थी। इसके साथ कुछ एक चीज़ें और भी जान लीजिए कि राज्यसभा जो होता है यह वरिष्ठतम लोगों का एक सदन होता है, क्योंकि इनकी उम्र की जो भी सीमा होती है, लोकसभा में 25 वर्ष है, इसमें इनकी जो आयु सीमा है वो 30 वर्ष की है सीमा। तो ये थोड़े से वरिष्ठ नागरिक उम्र के लिहाज से भी होते हैं, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इनके जो प्रतिनिधि होते हैं जो चुने जाते हैं, वो मैंने आपको बताया ही था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर ही चुने जाते हैं। यानी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली आप लोगों को याद होगा, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय प्रणाली आप लोगों को पता होगा। कोई बता पाएगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसको अगर पता हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। अपने आप को जज किया करिए, क्योंकि ये बार बार जब भी जिक्र होगा तो आपको ये इन चीज़ों के बारे में होगा। जब भी राज्यसभा के चुनाव होंगे तब भी ये बात होगी, जब भी आपके उपराष्ट्रपति महोदय के चुनाव होंगे तब भी ये जिक्र आएगा, राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में तो जिक्र होता ही होता है। तो ये जो पद आएंगे तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये आपको ज़रूर आएगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली मतलब वही होता है कि जैसे कोई मतदान आदमी करता है तो जितने लोग होते हैं, मतदाता जो है वोटिंग जो करता है, जितने प्रतिनिधि होते हैं उनको वरीयता क्रम के आधार पर करता है। ये तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली वाला होता है। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी कि जो रेशियो होगा, अनुपात जो होगा वो समान होगा, जितने भी सदन उसमें भाग ले रहे हैं उनके अनुपातों को किसी तरह से बैलेंस किया जाएगा। ये मैंने बहुत अच्छे से राष्ट्रपति में पढ़ाया है, आप लोग उसमें देखिएगा। तो ये तो कुछ विशेष बातें थी जो राज्यसभा से संदर्भित आप लोगों के विषय में रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। आज उम्मीद बस इतने पे ही। ओके, धन्यवाद।